जी हाँ, 34 साल के वाम दलों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी साल 2011 में आंधी की तरह आई थी, मगर 10 साल बाद बीजेपी दम्भ भर रही है कि वो तूफान की तरह वापस जड़ में टीएमसी को गाड़ देगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं बंग युद्ध पर ऐलाने जंग बेहद खास। दीदी कह रही है खेला होबे, दिल्ली में होबे। अगर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मंच से मोदी ये कह रहे हैं कि टीएमसी का खेला ही खत्म हो जाएगा। ब्रिगेड मैदान से प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नहीं कई प्रहार किए, दीदी पर तंज की बौछार किए। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी ने एक रैली से कितनी सीटें दरअसल साधी हैं। समझाएंगे आपको कि नंदीग्राम का जो महासंग्राम होना है उसमें अब तक के नफा नुकसान का ट्रेंड क्या रहा है। साथ ही अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीदी ने अपनी स्कूटी भवानीपुर से नंदीग्राम की तरफ मोड़ क्यों दी। लेकिन पहले बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। ममता बनर्जी के गुस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज। मंच से मोदी ने पूछा, दीदी को इतना गुस्सा क्यों आता है? दैत्य, दानव, रावण कहे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? दीदी, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? कंफ्यूजन में इंसान लगातार गलती करता जाता है, बुरा करता जाता है, बुरा सोचने लग जाता है और अपना ही सब कुछ गंवा देता है। इस गुस्से में मुझे भी क्या क्या कहा जा रहा है। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी, इतना गुस्सा क्यों? तो एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। तृणमूल कांग्रेस के कमरू जमा चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बंगाल कांग्रेस के। लेकिन सबसे पहले मैं मानव जायसवाल आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा, ये जो तंज था ये तृणमूल कांग्रेस पर था, आपकी नेता ममता बनर्जी पर था। प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? देखिए, जो भी है, ममता बनर्जी एक मां का स्वरूप है बंगाल के लिए, और बंगाल की हर एक बंगाली जो है उनके लिए उनके पुत्र के समान है। और जिस तरीके से कुछ सालों में जो देखा जा रहा है, बीजेपी अपनी इनरोड्स बनाने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तुष्टीकरण का एक माहौल क्रिएट कर रही है, एक असामान्य स्थिति क्रिएट कर रही है। मानव, इसलिए एक मां का मानव, लेकिन सवाल तो उस बयान को लेकर था ना, जिसमें कहा गया दैत्य, दानव, रावण। देश में सर्वोच्च पद पर आसीन नेताओं के लिए ऐसी भाषा क्या जायज है? क्या ये आपकी पार्टी की खींच जाहिर नहीं कर रही है? ये सीधा सवाल है। ये खींच नहीं है, ये एक मां का दर्द है साहब। अगर एक पड़ोसी भी अगर अपनी माँ के किसी बेटे को प्रताड़ित करता है तो माँ चीखती है, ये उनकी चीख है। और वो 9 से 10 करोड़ लोगों की माँ है। उनके लिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों को आप जायज ठहरा रहे हैं? आपके हिसाब से ठीक है ये अल्फाज? सुनिए सर, क्या अल्फाज है? क्या उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में आप यूज कर रहे हैं? या ये मीडिया सेल सही तरीके से बता पाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक माँ का दर्द है, उसको आपको समझना होगा। और ये बंगाल की जनता है, ये दुर्गा और काली की धरती है, और यहाँ पे माँ को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और माँ क्या कर सकती है, इसका अनुमान अभी मोदी जी को नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक लौती मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है, जो आंख खोल के और आंखों से आंख मिला के बात कर रही है। इसके विषय में और क्या चाहते हैं? ठीक है, अर्जुन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और सरदार आरपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुन सिंह साहब, क्या ये बंगाल की बेटी वर्सेस देश का बेटा, ये मुकाबला हो गया है क्या बंगाल में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे टीएमसी के प्रवक्ता जो हैं, मैं जानता भी नहीं हूं इनको, जो भी हो, ममता दीदी से बुआ हुई, बुआ से कब माँ बन गई वो भी 10.5 करोड़ लोगों की पता नहीं चला। बंगाल की जनता
ममता बनर्जी और उनके परिवार को आज के तारीख में करप्शन के रूप में जानता है। हर चीज़ में जहां कट मनी, करप्शन, एक्सटॉर्शन, तोलाबाजी आज कि कोई भी स्तर बाकी नहीं है, चाहे वो उम्फान हो, चाहे वो कोरोना हो, यहाँ तक कि आज आप अपने मन से सांस भी नहीं ले सकते हैं बंगाल में। इनका शासन जहाँ सांस लेने पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ा एक बात को कहा कि एक 80-85 बरस की बूढ़ी औरत को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि उसका एक हैंडीकैप जो बेटा था वो बीजेपी करता था, इसीलिए उसको मारा गया। और माँ शब्द का अपमान कर रही हैं और ये मानव जी उनको 10.5 करोड़ लोगों की माँ बना दी है। तो बड़ा मुश्किल है, समझना चाहिए, इनको बूझना चाहिए कि बंगाल में क्या हो रहा है। जरा सा आंख खोल के देखेंगे तो इनको भी समझ में आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व ने मंच से उस माँ के बारे में कहा और ये माँ की कहानी लेके चल बैठे कि ममता बनर्जी को इन्होंने माँ बना दिया। आज बंगाल में हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जितना अपशब्द ममता बनर्जी कहती हैं, जितना भाषा का संतरास इसको बोलते हैं, और एक तरफ कहा जाता है कि कहते हैं कि बंगाल जो है कैपिटल ऑफ कल्चर है, और यही कल्चर क्या बंगाल के लोगों ने सीखा है कि बंगाल में ममता बनर्जी सिखा रही है कि खुद मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री को बहिरागत बोलती हैं, अमित शाह जी को बहिरागत बोलती हैं, किसी को मिर्जाफर कहती हैं, इनको तू तकारी करके बात करती हैं, इस तरह से गाली देती हैं, रावण कहती हैं, कंस, जो भी दैत्य दानव, कुछ बाकी नहीं है जो कहने के। तो ये उनका जो ज्ञान है, जो सीखा है उन्होंने, वही बंगाल में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं। बिल्कुल, ये सवाल तो है ही कि आखिर भद्रलोक में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान क्यों किया जा रहा है। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि ममता के खेला होबे नारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रैली में अटैक किया। टीएमसी का खेला खत्म, विकास शुरू होगा, यह कहा पीएम मोदी ने। टीएमसी पर करप्शन के नाम पर खेल होने का आरोप लगाया। ममता पर सत्ता में बैठकर भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने। सुनिए। दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? अभी तो खेल शुरू हो रहा है, आप कह रहे हैं टीएमसी का खेल खत्म। आज ब्रिगेड ग्राउंड में आपने परिस्थिति देख ली होगी, हमें तो कहने की जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए। और पिछले कई सालों के जो कार्यक्रम हुए ब्रिगेड ग्राउंड में, उससे कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ जाएगा खेला शेष है या खेला शुरू है, आपको समझ लग जाएगा। परंतु अफसोस जो है, अरे दोस्त, एक मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं टोकता नहीं, और ये समझ लेना, अगर मुझे टोकोगे तो मेरी आवाज बहुत ऊंची है, मैं सरदार हूँ और असरदार भी। तो एक बात समझ लीजिए कि वहां पर जो दुर्गति पिछले कुछ सालों में बंगाल की हुई, इस प्रकार से मुझे 70 से लेकर अब तक की पूरी गाथा याद है। इस प्रकार से एक माँ को उनके बच्चों को खून पीने पर मजबूर कर दिया था, वहां से उसी कल्चर को, उसी डीएनए को ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया। हम सोचते थे वो डीएनए बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, परंतु नहीं हुआ। और आज ये सचमुच डीएनए की लड़ाई है, भ्रष्टाचार वर्सेस काम करने वाले लोगों के बीच में। 70 साल में वहां पर भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये दो चीजें हुई। मैंने एक एग्जांपल आपको 1970 का सैनबेरी का बताया, और उसके बाद लगातार लगभग 130 कार्यकर्ताओं, तो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की इन लोगों ने, टीएमसी। लेकिन आरपी सिंह साहब, आप भ्रष्टाचार का लगातार जिक्र कर रहे हैं। तमाम ऐसे नेता जो कि टीएमसी में जब थे तब बीजेपी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। तो ये बात कैसे, इसको लेकर जो मैसेज है वो जो जा रहा है, उसको आप कैसे जनता को समझाएंगे? मैं अभी उत्तर दे देता हूं आपको। देखिए, हमारे यहाँ किसी भ्रष्टाचारी को कोई शरण नहीं दिया जा रहा। और कोई भ्रष्टाचारी है, एक मैं बात पूरी करूं, अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ वैसे ही मुकदमा चलेगा जैसे चलना चाहिए, कोई किसी को छूट नहीं है किसी प्रकार की। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात, ममता बनर्जी के तो अपने घर में भ्रष्टाचार का मामला है। वो तो आज बुआ और भतीजे की जो एक ब्रेकफास्ट टेबल की पार्टी है, वो उनके अपने घर में भ्रष्टाचार का मामला है। वो आज अंदर वाले की और बाहर वाले की बात करती हैं। उनके लिए तो सिर्फ आज
उनके भतीजे की जो बहू है वो अंदर वाली है, बाकी सब बाहर वाले हैं। तो बड़ा स्पष्ट दिखता है। और मुझे नहीं कहना, आप जरा सड़क पे जाकर पूछ लीजिए, कटमनी की चर्चा मैंने तो नहीं करी, सिर्फ ममता बनर्जी ने करी वहां पर। वहां किस प्रकार से कोयले की दलाली में सब किसका मुंह काला है सबको दिखता है। किस प्रकार वहां जनता का पैसा लूटा गया, जो राहत के लिए आया वो किस प्रकार लूटा गया सबको पता है। किस प्रकार से जब वहां चक्रवात आया था उसके राहत का पैसा किस प्रकार लूटा गया। ठीक है आरपी सिंह साहब। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। चौधरी साहब, अटैक तो उस गठबंधन पर भी था जिसमें आपकी पार्टी शामिल है, लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं, आईएसएफ शामिल है। बताने की कोशिश यह की गई है कि दरअसल कोई वैचारिक तरीके से आप लोग नहीं जुड़े हुए, वैचारिक मतभेद बहुत है लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी में। एक समस्या यह है क्या आपके गठबंधन के सामने, क्योंकि बंगाल में आप लोगों को साथ नजर आना है, उधर केरल में जब आप पहुंचेंगे तो इसी लेफ्ट के खिलाफ हो जाएंगे, तो यह दिक्कत है क्या वाकई, जिसकी ओर इशारा किया आज पीएम ने? देखिए, पीएम साहब तो बहुत कुछ कहते हुए आ रहे हैं। 2014 से पहले हमने सुना था अच्छे दिन आने वाले हैं, और बंगाल में आज आकर उन्होंने बोला यही बात कि আসল পরিবর্তন আসবে। तो वो अच्छे दिन का बांग्ला ट्रांसलेशन हुआ असली परिवर्तन बंगाल में। तो उनका जो कहने का मतलब यही है कि जो अच्छे दिन हमने देश में नहीं ला पाए, तो वो अच्छे दिन जो है बंगाल में भी नहीं ला पाएंगे। 50 दिन का टाइम मांगे थे प्रधानमंत्री, बंगाल को आकर 25 दिन का टाइम मांग रहे। देखिए, 2-3 पॉइंट में बोलना चाहता हूं यहाँ पे। भाजपा बंगाल में अपने प्रचार में सबसे पहला मुद्दा जो बनाई भ्रष्टाचार, जिसका आपने उदाहरण दे दिया कि नेता मंत्री जो भ्रष्ट थे तृणमूल में, वो अब भाजपा में जगह बना लिए। दूसरा मुद्दा जो इन्होंने बोले थे, बहुत दिनों से बोलते हुए आ रहे, कि वो है पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में। अरे जो नेता मंत्री जिसके ऊपर आरोप लगे थे भाजपा ने कि मेरा कार्यकर्ता, हमारे दल के कार्यकर्ता को मार रहे, पीट रहे, वही नेता मंत्री आज जगह बना लिए बीजेपी में। तीसरा मुद्दा जो इन्होंने बनाया था बंगाल में प्रमुख, वो था कि हम यहां से घुसपैठियों को बाहर करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी असली लड़ाई किससे है? आपकी असली लड़ाई किससे है? बीजेपी से या टीएमसी से? देखिए, नहीं, ये आज के डेट पे सत्ता दल जो है बंगाल में, इसका खिलाफ तो है ये। दूसरा चीज, सबसे बड़ा लड़ाई है भारत का विचारधारा को बचाने का लड़ाई है। जिस तरह से बंगाल में भाजपा ने अपना ये जमाने का कोशिश कर रही है यहाँ पे बंगाल में, उसका खिलाफ, उस विचारधारा, उस आरएसएस का आइडियोलॉजी को भारत जो संविधान का आइडियोलॉजी मानेंगे, उस आइडियोलॉजी को बचाने का लड़ाई है। ना कि यहाँ पे गुंडागर्दी का लड़ाई, ना कि यहाँ पे एक्सक्लूशन का लड़ाई, और ना ही यहाँ पे ऑटोक्रेसी का जगह है। यहाँ पे ममता बनर्जी भी एक ऑटोक्रेटिक सरकार चला रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी सेंटर में एक ऑटोक्रेटिक सरकार। ठीक है, अर्जुन सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि इस गठबंधन को आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कुछ चुनावी पंडित ये भी कह रहे हैं कि भाई ये गठबंधन तो एक तरह से ममता बनर्जी का ही वोट काटेगा, तो उससे फायदा बीजेपी को हो जाएगा। मानते हैं आप ये? देखिए, कमरुज़्ज़मान साहब हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन असल मुद्दे से ये हट गए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि एक समय कालो हाथ भेंगे देवो गुड़िये देवो नारा लगाने वाले सीपीएम के खिलाफ में कांग्रेस करती थी और कांग्रेस के खिलाफ सीपीएम करती थी। हाँ। आज सारे विचारधारा को त्याग करके अब ये पहुंच गए, एक साथ होकर लड़ रहे हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एक ऐसे पार्टी के साथ इन्होंने समझौता किया जो जिनका भाषण अगर क्लिपिंग आप सुन लेंगे तो सेकुलरिज्म कहां चला गया, किस तरह का, माने किसी की हत्या करने वाले को ये शाबाशी देने वाले लोगों के साथ इन लोगों ने समझौता कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बंगाल में खड़ा हो रहा है, जो बंगाल में ये आने वाले दिन में एक बहुत ही समस्या खड़ा होगा। जो कभी ये लोग दोनों पक्ष के लोग हमेशा सेकुलरिज्म का माला जाप करते हैं, सेकुलरिज्म। अर्जुन सिंह साहब, लेकिन आदत हो गई ना, जनता को भी आदत हो गई है। जीतने के लिए कश्मीर में अगर सरकार बनानी होती है तो आप भी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं ना, तो अब जनता चौंकती नहीं इसलिए इस तरह के गठबंधन हो। देखिए, हमारा सरकार बना, देखिए मैं गठबंधन के बारे में नहीं,
कमरू जमा समा को बोलना चाहिए था। मैं गठबंधन आप किसी से करें उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, बड़े भाई हैं हम लोग के, बुजुर्ग हैं, वो कुछ भी करें उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब कि प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया। और बंगाल में देखिए एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में बहुत सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। मोदी ने बंगाल विजय के लिए एक नया नारा दिया है। पीएम मोदी बोले, जोर से छाप, टीएमसी साफ। ब्रिगेड मैदान से लोकसभा की बम्पर जीत की उन्होंने बात कही। 2019 में चुपचाप कमल छाप से आपने जीत दिलाई, और इस बार टीएमसी साफ करने को लेकर क्या नारा दिया है पीएम मोदी ने, ये जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। तो आज परेड ग्राउंड में जबरदस्त जोरदार रैली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली का असर किन किन सीटों पर पड़ने वाला है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इस रैली के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, इसकी वजह अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2 मई का आज खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। 2 मई क्या दीदी गई, ये कहने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जबरदस्त भीड़ को, जबरदस्त हुजूम को देखने के बाद मोदी की हुंकार 108 सीटों पर कैसे असरदार। माना यह जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोलकाता में रैली की है, उससे कोलकाता उत्तर की 7 सीटें, कोलकाता दक्षिण की 4 सीटें, उत्तर 24 परगना की 32 सीटें, दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें, हुगली की 18 सीटें और हावड़ा की 16 सीटें, इतनी सीटों पर असर पड़ेगा। इसलिए एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत बाकायदा रैली यहां पर रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और बीजेपी यह मान रही है कि 108 सीटों पर समीकरण बदलेंगे, बीजेपी का पलड़ा भारी होगा इस रैली के बाद। इसके अलावा कोलकाता का जातीय समीकरण, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, इस पर भी एक नजर डालते हैं। कुल सीटें कोलकाता में 11 हैं, आबादी करीब 45 लाख और हिंदू वोटर्स जो हैं वो है 76.51% और मुस्लिम आबादी जो है वो है 20.60%। तो इस आंकड़े पर अगर आप गौर डालते हैं तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की यह एक अहम कोशिश हो सकती है। और क्योंकि आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरपी सिंह साहब, यही वजह है क्या कि 108 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि पीएम मोदी की इस रैली का असर पड़ेगा, वहां पर आपका पलड़ा भारी होगा? क्या यही वजह जो हमने अभी आपको समीकरण दिखाए, परसेंटेज दिखाई? नहीं, वो आपके समीकरण है, आपके गणित है, वो कुछ हद तक ठीक भी होंगे, परंतु जब प्रधानमंत्री बोलने जाते हैं तो वो ये नहीं कि किसी एक सीट को लेकर पूरे बंगाल के पर असर पड़ने वाला है। और आज के बाद पूरा का पूरा बंगाल चार्ट जब है वो तैयार हो गया है कि हमें भी देश के साथ चलना है। अगर किसान निधि मिलेगी तो वो बंगाल के किसान को मिलनी चाहिए, और अगर आयुष्मान भारत के अंतर्गत किसी का इलाज हो सकता हो तो वो बंगाल में नहीं, बंगाल में हो, परंतु अगर बंगाल का काफी सारे जन बंगाल से बाहर जाते हैं तो वहां भी उनका वो इलाज हो। और बंगाल का कोई व्यक्ति जन दिल्ली में रहते, मेरी विधानसभा में खूब सारे मेरे मित्र बंगाली रहते हैं, उनका भी इलाज वो यहाँ पे हो सके उसी 5 लाख में। तो अगर किसी के सिर पे छत हो तो वो उसकी चिंता की जाएगी। तो एक मैसेज है, उस मैसेज से पूरे बंगाल में एक अलग टाइप का करंट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और मेरे जो मित्र अभी पीछे मुझसे पूर्व में कह रहे थे कि क्या हुआ दोस्त, जितनी तरक्की पिछले 6 साल में भारत में हुई है इतनी पिछले 70 साल में नहीं हुई। मैं कुछ 2 चीजें गिना दूंगा, उससे आपको समझ लग जाएगा। देश में लगभग 10 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हे का कनेक्शन मिला। इतना ही नहीं, मैं आगे चलता हूँ, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है आज। ठीक है। आज लगभग 3 करोड़ लोगों को सिर पे छत मिल रही है। आज लगभग 10 करोड़ लोगों को एक
घर पे शौचालय में ठीक है, ये सारी बातें लगातार रैली में नेता कर रहे हैं। मानव, ये जवाब दीजिए, क्योंकि ये आप भी जानते होंगे, इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। कमरुज़्ज़मा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मानव से एक छोटा सा रिएक्शन, इससे आप वाकिफ होंगे कि 2016 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक तरफा रहा था, एक तरह से ममता बनर्जी के फेवर में। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक के कई पैरोकार, कई दावेदार सामने आ गए हैं। तो ये मुश्किल की बात है क्या टीएमसी के लिए? कोई मुश्किल की बात नहीं है सर। हम लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, ना हम लोग मेजोरिटेरियन वोट बैंक के ऊपर राजनीति करते हैं। हम बंगाल के जनता के साथ राजनीति नहीं, सेवा दल से काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। अरे यही तो सबसे बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी आपके ऊपर कि तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, 30% की राजनीति की है आप लोगों ने। देखिए सुनिए सर, हमने जब स्वास्थ्य साथी निकाला तो हमने वहां पे हर कोई को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई। हमने जब खाद्यश्री निकाला तो हमने हर लोगों के घर खाना पहुंचाने की कोशिश करी। हमने जब कन्याश्री निकाला तो हमने हर बच्चों को शिक्षा को प्रदान करने की कोशिश करी। हमने जब निर्मल बंगला बनाया जो 2012 से चालू है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने हर घर में सैनिटेशन का काम किया। तो सर अगर इसमें अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, अगर इसमें आपको लगता है तुष्टीकरण तो कर। मानव, अभी आपने सुना होगा आरपी सिंह जी ने एक सवाल आपसे पूछा, ये किसान सम्मान निधि जो है वो बंगाल के किसानों को मिल जाती तो क्या दिक्कत थी? आयुष्मान भारत योजना अगर बंगाल में लागू हो जाती तो दिक्कत क्या थी? आयुष्मान भारत से भी अच्छा हमारा स्वास्थ्य साथी प्रकल्प है। और मैं आपको बता, अरे बहुत अच्छी बात है, अगर राज्य सरकार ने किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आयुष्मान भारत भी अगर लागू कर देते तो दिक्कत क्या थी? किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए अगर किसानों के अकाउंट में पहुंच जाते तो दिक्कत क्या थी? कार्ड बनाने का सर, कार्ड बनाने का पैसा लगता है सर। और सबसे बड़ी बात है सर कि बंगाल की जो जनता है, जो जनता हमारी जो सरकारी अस्पतालों में जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम ये जो कांग्रेस और सीपीएम जो जोट बना के रखे हैं 35 सालों में पूरा खोखला कर दिया था। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमने हेल्थ के ऊपर जितना खर्च किया और जहां लोग जाते नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ पीजी हॉस्पिटल। किसान सम्मान निधि का आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। सर मैं बता रहा हूँ सर, आप दो चीज को मैं थोड़ा समय दीजिए सर। आपको ये मानना होगा कि पीजी हॉस्पिटल जो जगह है, जो एसएसकेएम हॉस्पिटल जो जगह है, वहां पे कुछ समय पहले जब दीदी नहीं आई थी वहां पे लोग जाके खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि मौत की बू इतनी गंदी तरीके से आती थी कि लोग वहां से भाग जाते थे। आज वहां पे लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए अगर किसानों के अकाउंट में आ जाते तो दिक्कत क्या थी? सर किसान तो सर दिल्ली में पड़े हुए हैं सर, किसान तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। यही है ना, जवाब नहीं देंगे आप, जवाब नहीं देंगे आप। जवाब दे रहा हूँ सर, क्योंकि इनकी जो नहीं, ये जवाब नहीं हुआ ना कि किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं। सुनिए सर, ये जवाब है सर। अगर किसान को 6,000 रुपए अगर दिल्ली में मिल रहा है या पंजाब में मिल रहा है या हर देश में मिल रहा है तो किसान असंतुष्ट क्यों है? आपको उसका मान रखना होगा। और ये जो 6,000 का जो झुंझुना है ये दिखाया जा रहा है, ये है नहीं कुछ, ये प्रचार तंत्र है इनका। अच्छा, प्रचार तंत्र, सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, प्रचार तंत्र है। 6,000 रुपए सालाना ट्रांसफर हो रहे हैं किसानों के अकाउंट में। अगर वो बंगाल के किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते तो प्रॉब्लम थी आपको। सर हमारे किसानों का सशक्तिकरण। और बंगाल में कितने किसान धरने पर बैठे हैं? हमारे किसान, सुनिए सर, अर्जुन सिंह जी जवाब देना चाहेंगे इसका? या जवाब है ही नहीं इसका? क्योंकि वो खुश है, क्योंकि वो हमारे अपने प्रशासन से खुश है। हमारे इनके पास कोई जवाब ही नहीं इनका प्रश्न ही नहीं है, इनका जवाब क्या मैं दूं? किसान सम्मान निधि ये लेंगे नहीं, कहते हैं कि हम किसानों को देते हैं, तो अगर ज्यादा मिल जाता है तो उससे क्या? देखिए हम बताते हैं क्यों नहीं लेते हैं लोग जी। जो रुपया केंद्र सरकार भेजती है, यानी कि मोदी जी भेजते हैं, अगर इनके ट्रेजरी में जाता है वो रुपया ये ले लेते हैं। अगर बेनिफिशियरी को जाएगा तो वो नहीं लेते हैं। इसका कारण है कि वो लेंगे तो वहां से उनको कट मनी करने में प्रॉब्लम होती है। इनका सीधा सर्वर, आप कोई भी प्रकल्प देखिएगा, प्रधानमंत्री जो गृह निर्माण योजना है वो पैसा लेंगे, प्रधानमंत्री का जो राशन का जो सब्सिडीज है वो पैसा लेंगे, डेवलपमेंट का पैसा लेंगे, लेकिन जो बेनिफिशियरी को डायरेक्ट मिलेगा वो उसमें इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां से इनको कट मनी नहीं मिलती है। आप देखे होंगे जब उम्फान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन 1,000 करोड़ रुपया भेज दिया और उसमें इन्होंने घपला किया, और ममता कह रही हैं कि भूल से कुछ लोगों के अकाउंट में चला गया। मैं मुकदमा किया था, 8 महीना अटॉर्नी जनरल ने केस को झुलाया। 8 महीना के बाद महामान्य अदालत ने डिसीजन दिया कि सीएजी इसका इंक्वायरी करेगा। ममता बनर्जी उखड़ गई, बोले तू के हिसाब क्यों देवो, तुमको क्यों हिसाब देंगे, हिसाब नहीं देंगे मैं तुमको। और उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाला। क्यों भाई, आप पैसा केंद्र सरकार का है, आप पैसा चोरी कर रहे हो, हिसाब मांगने पर दोगे नहीं। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है,
तो आप हर जगह करीब चोरी करने का इनका सिस्टम है। ठीक है, और ठीक है। उसमें अर्जुन सिंह कहीं भी साहब, प्रॉब्लम कमरू होगा। जमा आप चौधरी देखो साहब भी इस पर ममता कुछ जी ऐड करना चाह रहे हैं। कमरू जमा साहब, 5-10 रुपया कमरू जमा साहब ये तो ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आईएसएफ के साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, जिस पर आप ही की पार्टी के नेता आनंद शर्मा जैसे सीनियर लीडर सवाल उठा रहे हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आप बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि एक सांप्रदायिक आदमी के साथ आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, कैसे चयनात्मक हो सकते हैं इतने? तो आपको तो पहले अपने ही नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। देखिए समीर अब्बास भाई, टोटल बंगाल का गठबंधन को आप गलत समझे हो, या तो फिर आपको जो समझाया है वो गलत समझाया है। नहीं, आप मुझे ना समझाइए, आप तो अपने नेताओं को समझा दीजिए ना। आप अपने नेताओं को ये समझाइए कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सांप्रदायिक नहीं है। देखिए मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सांप्रदायिक नहीं है, ना मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी को आज तक बोला हूं सांप्रदायिक है, ना तो मैं कभी गिरिराज सिंह को बोला, ना तो मैं प्रज्ञा ठाकुर। अरे ये क्या बात हुई, आपकी पार्टी तो बोलती है, आपने नहीं बोला होगा। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि सांप्रदायिकता जो है वो एक तरफा कैसे हो सकती है? समीर जी नहीं, एक तरफा कैसे हो सकती है सांप्रदायिकता? हाँ आइए मुद्दा, नहीं मुद्दा का बात में, मुद्दा के बात पे आइए। नहीं, मुद्दे की बात है ये, आपसे मैं पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। 2016 में 92 सीट पे लड़े थे हम, 2021 में भी 92 सीट पे लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन वामफ्रंट के साथ में है। वामफ्रंट 10 दल को मिलाकर एक वामफ्रंट का गठबंधन है। उन्होंने अपना अपना सीट किसको दिए नहीं दिए उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कांग्रेस। अच्छा, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएसएफ के साथ कोई गठबंधन ही नहीं है आपका? मेरा बात सुन लीजिए, खत्म करने दीजिए। कोई भी गठबंधन में आए वहां पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम आने वाले चुनाव में लड़ेंगे और मैनिफेस्टो हमारा कॉमन होगा, जिसमें सांप्रदायिक कोई बात उसमें आ ही नहीं सकती है। ये बात को आप ध्यान में सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी कभी भी शिवसेना से भी जोड़ कर चुकी है, बिहार में माले के साथ भी जोड़ कर चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मतलब आप ये मैसेज दे रहे हैं कि सारे सांप्रदायिक दलों को आप साथ ला सकते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर, तो मतलब ये आगे के लिए भी मैसेज है कि वो अछूत नहीं है आप। लेकिन ठीक है, ठीक है। मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने जो रोड शो किया है आज, उसका भी तो जिक्र हो जाए। सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया ममता बनर्जी ने। ममता ने पैदल मार्च करके विरोध जताया, बोली बंगाल नहीं दिल्ली में परिवर्तन होबे, सभी 5 राज्यों में बीजेपी की हार तय है, ये कहा ममता बनर्जी ने। सुनिए। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। তামিলনাড়ুতে হারবেন, কেরালায় হারবেন, আসামে হারবেন, বাংলায় হারবেন, সব কটাতে হারবেন। और सरदार आरपी सिंह इसका एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि परिवर्तन तो होबे, लेकिन यहां ना होबे, दिल्ली में होबे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, उनका जिक्र कर रही है ममता बनर्जी। जवाब है कोई आपके पास? बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब देता हूं। और ये जो शेख चिल्ली की जो बुआ है उनका भी जवाब देता हूं। परंतु जो मुझसे पूर्व कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि हमारे तो अलायंस होंगे, वो कोई सांप्रदायिक वाला मामला कम है अब्बास जी। वो मामला ये कि वो उनकी जो भाषा है अब्बास सिद्दीकी की, वो देशद्रोह की भाषा है। उन्होंने जनवरी के अंदर कहा था कि मैं चाहूंगा कि 50 करोड़ हिंदुस्तानी कोरोना से मर जाएं। वो सांप्रदायिक से भी कुछ आगे है मामला। और ऐसी पार्टियों के साथ इनका अलायंस है जो कहते हैं कि 50 करोड़ हिंदुस्तानी मर जाएं कोरोना से। तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये सांप्रदायिक तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, चलिए ठीक है आरपी सिंह साहब, लेकिन आप ममता बनर्जी जो कह रही हैं, आज आप देखिए किस तरह से गैस सिलेंडर के कटआउट लेकर उन्होंने पैदल मार्च किया। वो कह रही है दिल्ली में परिवर्तन हो गए क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई। मैंने कहा ना जी, शेख चिल्ली का कोई जवाब नहीं है। उनके अगर दिल्ली में परिवर्तन नहीं, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना। ये तो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर।
जवाब तो दे दीजिए इसका। अब्बास, मुझे जवाब देने का मौका दे, मैं जरूर दूंगा। मैं तो बिल्कुल टोकते बिल्कुल जवाब दूंगा, आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूँ। उससे शुरू कर रहा हूँ कि अगर ममता दीदी शेख चिल्लियों जैसे कुछ चीज करेंगे कि मैं दिल्ली में परिवर्तन कर चलूं, अरे भाई बंगाल की चिंता कर लो, इस पर बंगाल अरे आप फिर मतलब आपने रूट बदल दिया। बात का जवाब देने तो दो। अरे मुझे बात कंप्रिहेंसिव बात तो करने दो ना, आप उनके बात सर जल्दी ना, आप तो जानते ना वक्त की थोड़ी मजबूरी है। महंगाई पर बात कीजिए ना, इस पर क्या जवाब है? दे रहा हूँ, आप सुनेंगे तो दूंगा ना। आप बोलिए, कृपा करके सुने, बोलिए, कृपा करके बोलिए। जी। तो हम चिंता करेंगे और पिछले 6 साल में किस प्रकार से महंगाई पे कंट्रोल है, और आज भी स्वाय पेट्रोल और गैस के अलावा बाकी आप जाके जरा स्टोर पे जाकर पूछिए। मैं अपने घर का राशन खुद लेता हूँ, दाल चावल आज भी सस्ता है, गेहूं आज भी सस्ता है, खाद्य पदार्थ आज भी ठीक है, और सरकार ने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं इस बार, और देश को कोरोना काल से बाहर निकाल के ले गए। आज देश में लोगों के लिए इंजेक्शन फ्री मिल रहा है। जिस गरीब आदमी को इंजेक्शन चाहिए और अपना ऐप पे डाउनलोड करे और अपना इंजेक्शन फ्री लगा सकता है। ये सब सुविधाएं इसलिए हो रही है कि थोड़ा टैक्स लगा है, उसकी भी चिंता सरकार कर रही है। आरपी सिंह साहब, लेकिन महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, ये मामूली महंगाई नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। 900 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, और इससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं मानता हूं आपके लिए जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि सबकी जेब पर असर डालता है। अभी चलते हैं एलिट सिनेमा के बगल में एक राशन की दुकान पे, पूछते हैं कि क्या रेट है चावल और दाल। हाँ, आज भी सस्ता है। जो मूल खाद्य पदार्थ आज भी सस्ता है। यही तो बात है ना आरपी सिंह साहब, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके नेताओं को हर चीज सस्ती नजर आती है। यही तो दिक्कत है। पेट्रोल प्राइसेस जब 65 रुपए थे, तब आप लोग सड़कों पर आ गए थे। रखते हैं वहां पे, नहीं तो आप बताइए, आपके बगल नोएडा में आ जाता हूँ, वहां आपके बगल में दुकानदार से पूछेंगे कि खाद्य पदार्थ की चीजें महंगी हो जाए, ठीक है होती है। आरपी सिंह साहब, लेकिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक पर कोई जवाब नहीं है आपके पास। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कोई जवाब आ जाए, क्योंकि दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं कि भाई सरकार का क्या रुख है इस पर। सुना नहीं, मैंने कहा, आपने सुना नहीं। मैंने कहा देश में जिस प्रकार से कोरोना काल की त्रासदी आई, पूरे दुनिया में आई, उसको काउंटर करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। वो अभी और थोड़े दिन में उसको ठीक कर दिया जाएगा। देश में अगर 35,000 करोड़ रुपया दिया गया है लोगों को इंजेक्शन फ्री लगाने के लिए, लोगों की जान की सुरक्षा करने के लिए, तो जरूरी है प्रायोरिटी से लोगों की जान की सुरक्षा और लोगों की जेब में पैसा किस प्रकार से इकोनॉमी से वापस घूमे, उसकी चिंता के लिए है। चलिए, आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार और करना होगा। चलिए, हम इंतजार कर ही रहे हैं। अब जनता के पास इंतजार के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ममता की स्कूटी को लेकर इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है। नंदीग्राम में स्कूटी गिरना तय है। हम क्या करें? भवानीपुर से स्कूटी नंदीग्राम की ओर मोड़ी क्यों? दीदी, हम भला चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपको चोट लगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए कहां निशाना साध रहे हैं, जरा सुनिए। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अर्जुन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। नंदीग्राम में स्कूटी गिरना तय है। नंदीग्राम का ये जो सुपरहिट मुकाबला है, ये सबसे दिलचस्प, सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर होने जा रही है अर्जुन सिंह साहब, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप मानते हैं चुनौती बहुत बड़ी है शुभेंदु अधिकारी के सामने नंदीग्राम में, क्योंकि मुकाबला बंगाल की सबसे बड़ी नेता से, वो चेहरा जो सबसे बड़ा चेहरा है बंगाल की सियासत का, ये तो आप मानेंगे। देखिए, बंगाल के इतिहास में जब परिवर्तन आया ना, हाँ, तो परिवर्तन में मुख्यमंत्री का भी हारना तय हो जाता है। आप देखे होंगे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी भी हारे थे और ममता बनर्जी जी भी हारेंगे।
अगर उनको हार का डर नहीं रहता तो भवानीपुर से नंदीग्राम नहीं जाती। नंदीग्राम में उनका जो डेमोग्राफी उनको मिला था वो कहीं ना कहीं से उनको लगता था कि वो जीत जाएंगी, लेकिन नंदीग्राम में निश्चित रूप से ममता बनर्जी जी हार रही हैं और स्कूटी गिरना सही में उनका तय है। स्कूटी वहाँ चलेगा नहीं, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा जहाँ तक मुझे ख्याल है। और ममता बनर्जी जी पूरे बंगाल में अब देखे होंगे जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी अपने चुनाव के प्रार्थियों का नाम, तो उसमें उन्होंने कहा, एक बात और भी कहा था कि टालीगंज से भी मैं लड़ सकती हूं। तो भवानीपुर छोड़ के अब नंदीग्राम गई और नंदीग्राम से अब टालीगंज की तरफ भी रुख मोड़ सकती हैं। पहले फेज में चुनाव है और चुनाव का उनको समझ में आ ही जाएगा कि चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से अब आगे में देखिएगा कि टालीगंज से भी नॉमिनेशन भरेंगी ममता बनर्जी जी। ठीक है, मानव जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मानव जायसवाल, ये बताइए कि खतरा तो नहीं है, क्योंकि बंगाल की फिजा बदल रही है, बीजेपी का दबदबा बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देख ही लिया नतीजा क्या रहा। नंदीग्राम में अगर हार हो जाती है तब तो सारा समीकरण जो है वो बिगड़ जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि नंदीग्राम में शुभेंदु दा लड़ रहे हैं और जी 3 बार से हमारे पास वो सीटें हैं और दीदी जहां पे भी पैर रखेंगे, जहां पे भी उनके कदम जाएंगे वो सीट जीतेंगे। ठीक है, और दीदी हमारी कोई क्या बोलते हैं उसको, रथ यात्रा पे नहीं जानती, उनको राज नहीं करना है, उनको लोगों का सेवा करना है, इसलिए पद यात्रा करती है। जो आज आपने सिलीगुड़ी में देखा है, जो ब्रिगेड में जो भीड़ नहीं हुई उससे डबल भीड़ सिलीगुड़ी पद यात्रा में हुई है। ठीक है, वो हमने दिखा दिया, वो हमने दिखाया, लेकिन भवानीपुर से नंदीग्राम ग्रहणियों को क्यों गई? चाहिए सर, भवानीपुर से नंदीग्राम स्कूटी क्यों मोड़ी, ये पूछा जा रहा है, इसका जवाब दीजिए ना। इसीलिए सर, क्योंकि हमारे जो उनके जो पुत्र थे शुभेंदु अधिकारी जी, वो कुपुत्र हो गए। तो दीदी को लगा कि उनको सबक सिखाना है, तो जब सबक सिखाना है तो उनको वहीं पे जाके वो लड़ेंगी। अरे भाई, जहां लड़ाई होगी तो वहीं ना स्पर्धा को मेंटेन करेंगे वो। और जहां तक अपना घर का सवाल है, भवानीपुर तो घर है। और लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के लिए बाहरी हैं, मैं तो नंदीग्राम का ही हूं। अच्छा, वो नंदीग्राम के और ममता बनर्जी बाहर ही है। तो सर, ये बीजेपी का बाहर धार ये सब जो चैप्टर है, उनको मुबारक हो सर, क्योंकि अगर उनको डर लगता है नहीं, ये बीजेपी का थोड़ी है, ये तो बंगाली बनाम बाहरी तो आपका मुद्दा है भाई। नहीं सर, हमारा ये मुद्दा नहीं था, इसका तात्पर्य आप लोगों ने समझा ही नहीं। तात्पर्य ये था कि जो लोग आके, जो हमारे पड़ोसी अगर मेरे घर के किसी भी तरीके से तुष्टीकरण करेंगे, हमारे भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगे, तो हम उनको बाहरी बोलते हैं कि अपना बोलते हैं हमारा, वो बाहरी है। तो इसीलिए जब बीजेपी के कुछ नेता, अरे भाई, इस देश में रहने वाले तो सब भारतीय है ना, बाहरी कैसे बोल देंगे आप किसी को? आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबको बाहरी बोल दिया। कहाँ का बाहरी बोला सर? बोला ना, आपके नेताओं ने बोला, आपने सुना नहीं। हमारा देश इतने सारे प्रांतों से बनता है, हमें बहुत सारे प्रांत है सर, स्टेट चले तो स्टेट सिलेक्शन होंगे नहीं। अर्जुन सिंह साहब, ये बंगाली बनाम बाहरी मुद्दा वाकई एक बड़ा मुद्दा है क्या? क्योंकि अब आप लोग मिथुन दा को भी ले आए साथ में कि देखो अब तो कोई बाहरी नहीं, अब सब बंगाली जो है वो हमारे साथ है। बंगाल में देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी ने जितना भी गंदी राजनीति करने की कोशिश की है, वो सबका जवाब बंगाल की जनता ने दिया है। वो पहले कोशिश की हिंदू मुसलमान, दूसरा कोशिश उन्होंने जब देखा कि वहां भी फेल हो रही है, तब उन्होंने लाया क्या कि बाहरी और भीतरी। उसके बाद जो उनके दल से निकलते थे वो मिर्जाफर हो जाते थे, उनके दल में रहते थे तो अच्छे व्यक्ति थे, गुड बॉय थे, बहुत अच्छे संगठक थे। तो ममता बनर्जी हर चीज का एंगल चुनाव से देखती हैं, अपने गद्दी से देखती हैं, और गद्दी से देखते देखते ये भूल जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है बंगाल की। खेला होबे या खेला खत्म होबे, इस पर होगी सबकी नजरें। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।